डियर एस्पिरेंट पेपर सोल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एज यू नो कि हम जीपीएससी एआरटीओ मैकेनिकल 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे मैं केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जो थ्योरेटिकल या फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि उसको आप समझ पाओगे, बट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। इवन दो सोल्यूशन भी मिल जाता है फिर भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा है पार्ट 3 और आज हमारा 2019 वाला पेपर टोटल ख़त्म हो जाएगा। पार्ट वाइज लाने का बस मतलब ये होता है कि एक वीडियो अराउंड 1 आवर की हो जाती है। बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर आप वीडियो प्ले ही नहीं करोगे, फिर मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं पार्ट वाइज लेके आता हूँ। तो आज ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज ये वीडियो फिनिश हो रही है, इसलिए मैं आपको एक डाटा और देना चाहूँगा। अगर इस पेपर को आप एनालाइज करो तो टोटल 200 क्वेश्चन था इसमें टेक्निकल का। इसमें से अराउंड 50 to 55 क्वेश्चन थे आपके प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, 95% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं फ्रॉम ईएसई या गेट या फिर इसरो या फिर बार्क, किसी न किसी स्टैंडर्ड एग्जाम के रिपीटेड होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम गेट और ईएससी के क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए बार बार मैं रिकमेंड करता हूं कि आप उसको सॉल्व करो। अगर प्रोबेबिलिटी में देखो तो ये हो जाता है 25 to 30% क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं आपको। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आसान वाले तो सारे लोग करेंगे। मेरिट में आना है तो फिर कुछ टफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सारे अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। एमसीक्यू वीडियो के पीडीएफ चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो एक काम और आपको कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। 2 डेटा आपको दिया गया है। कहा गया है यहाँ पे सर्विस रिलेटेड चीज़ें दिया गया है, मतलब आप यहाँ से ईजिली सर्विस रेट फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा बताया गया है आपसे अराइवल, कि जो आप लोग आपकी सर्विस जो लोग लेने आ रहे हैं वो किस रेट से आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको अराइवल रेट मिल जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है आइडल प्रोबेबिलिटी, मतलब वो आदमी कितने टाइम तक खाली बैठा रहा, ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम टोटली फार्मूला बेस्ड है। आप सभी को पता है कि जो आइडल प्रोबेबिलिटी होती है, इसको मैं ID लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस रो की जो यहाँ पे वैल्यू होती है दैट इज लेमडा बाई म्यू। और ये सारी चीज़ें अपनी जो स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है वही शो कर रही हैं, जैसे लेमडा आपका अराइवल रेट है, म्यू आपका सर्विस रेट है। ठीक है, वेरी सिंपल इज दैट। तो अब हमको फाइंड आउट करना होगा अराइवल और सर्विस रेट। इन दोनों, बस आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट सेम हो, बाकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो लेमडा पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। लेमडा इक्वल टू कितना दिया गया है, 15 आ रहा है ना, 15 कस्टमर अराइव एवरी 10 मिनट। ठीक है, तो 15 कस्टमर हो जाएंगे। 15 1 घंटे में कितने आएंगे, मतलब 60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने बगैर। ये जो दिया गया है आपको पर मिनट पर आवर नहीं दिया गया, देखो ये जो है ये 10 मिनट में आ रहे हैं, तो ठीक है भैया 10 से डिवाइड कर देते हैं। अपने बापू का क्या जाता है, वेरी सिंपल, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 19, मतलब 19 कस्टमर पर आवर हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो पर मिनट होता तो 10 का डिवाइड नहीं करना होता, पर ये पर मिनट नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई हमने 10 कर दिया। इसी तरीके से म्यू फाइंड आउट कर लेंगे। म्यू कितना दिया गया है आपको, 10 कस्टमर इन 5 मिनट। ठीक है, तो 10 कस्टमर हमको आवर फाइंड आउट करना है। आवर कितना होता है, 60 मिनट का 1 आवर होता है, डिवाइडेड बाई एवरेज अराइवल कितना है, 5 मिनट में 1 कस्टमर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, ये हो जाएगा मतलब 12, ये हो जाएगा 120। वेरी सिंपल इज दैट। नाउ रो फाइंड आउट कर लेंगे। रो हमारे पास हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 120, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और आपको यहाँ से मिल जाएगा ID, मतलब आइडल प्रोबेबिलिटी, खाली बैठने की प्रोबेबिलिटी, मतलब खलिहर होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 3/4 दैट इज इक्वल टू 2.5। या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, 4 इधर चला जाएगा, 3 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4, जिसको हम 25 मतलब 0.25 कह सकते हैं। ठीक है, तो 0.25 मतलब 25% प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। आसान सा क्वेश्चन था। कहाँ पूछा गया है ये ESC का क्वेश्चन है, बिना डाटा को चेंज किए हुए, सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया है आपके RTO एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 218। इसमें कहा गया है मोहर्स टेस्ट के बारे में। आप सभी को पता है मोहर्स टेस्ट क्या करता है,
इंडिकेटेड पावर मेजर करता है मल्टी सिलेंडर आईसी इंजन का, ठीक है। मल्टी सिलेंडर आईसी इंजन में मोहर टेस्ट का यूज हम करते हैं इंडिकेटेड पावर को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं, 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक रहे 4 स्ट्रोक रहे हमको लेना देना नहीं है, हमको ये देखना है कितने सिलेंडर हैं। कहा गया है कि जो ब्रेक पावर है इंजन का वो 9 होता है और जो सिलेंडर का ब्रेक पावर है ये यहाँ पे आपको दिया गया है। तो मोहर टेस्ट से फाइंड आउट किया गया है, तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट सिलेंडर का है मतलब इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करना है, तो इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। इस इंजन का ब्रेक पावर कितना है 9 और फर्स्ट सिलेंडर का कितना ब्रेक पावर है दैट इज 4.25। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 4.75, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर आप सेकेंड सिलेंडर का फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये कितना दिया गया है 3.75, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 5.25। दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा 0 0, ये कितना हो जाएगा 9, ये 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। किस में यूनिट दिया गया है, किलोवाट में दिया गया है, हम भी किलोवाट लिख लेते हैं, किलो जूल पर सेकेंड, वेरी सिंपल। तो ये आपको मिल गया इंडिकेटेड पावर। दोनों को ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि भाई एक इंजन का इंडिकेटेड पावर है, ये दूसरे इंजन का इंडिकेटेड पावर है, तो जो टोटल इंजन का इंडिकेटेड पावर हो जाएगा 2 सिलेंडर इंजन का इंडिकेटेड पावर हो जाएगा, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अच्छा, आपको यहाँ पे दिया है इंजन का, पूरे इंजन का मतलब पूरा अगर 2 स्ट्रोक मिला लेते हैं तो जो ब्रेक पावर होता है वो हमने पहले ही दिया गया है 9 है। यहाँ से आपको फ्रिक्शन पावर पूछेगा तो क्या करोगे आप, फ्रिक्शन पावर 10 - 9 कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट, बट आपसे पूछा नहीं है, मैं तो एडिशनली बता रहा हूँ। एफिशिएंसी पूछा है, वेरी सिंपल, एफिशिएंसी ब्रेक पावर ऑफ द इंजन, ब्रेक पावर कितना है आपका 9 और डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर कितना है 10, तो 0.9 हो जाएगा। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करके आप 90% भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल पे फॉर्मूला बेस्ड हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेंशन किया गया है अ 4 किलोवाट इंजन हैज मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 80%, द फ्रिक्शन पावर इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट विथ लोड। लोड घटाओ लोड बढ़ाओ, बट फ्रिक्शन लॉसेस जितना हो रहा है उतना ही होने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या प्रैक्टिकली आए ना आए, मैं बता देता हूं कि क्या प्रैक्टिकली भी यही होता है। जी नहीं, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर लोड बढ़ा दोगे फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ जाएगा, लोड घटा दोगे फ्रिक्शन लॉसेस घट जाता है प्रैक्टिकली, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। यहां पे आपके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इन्होंने कह दिया भैया अप्रोक्सीमेटली ये कांस्टेंट रहने वाला है। फिर आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, चलो ठीक है कांस्टेंट रहेगा। यहां पे क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 50% ऑफ द रेटेड लोड। आपसे पूछा गया है ये कि क्या होगी मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर लोड को हम 50% कर देते हैं तो, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, पहले जो डाटा दिया गया है हम वो अप्लाई कर लेते हैं। कहा गया है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो 80% है, 0.8। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती क्या है, दैट इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर, सॉरी पी लिखना है, दैट इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर। तो यहां से आपको इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इंडिकेटेड पावर ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई 0.8, ब्रेक पावर दिया गया है 40 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 किलोवाट दिया है, हम भी किलोवाट लिख लेते हैं। ये हो गया आपका ब्रेक पावर, सॉरी इंडिकेटेड पावर हो गया आपका। इन्होंने कहा है कि लोड को कर देते हैं 50%, कर दो लोड 50%। हमारा क्या जाता है 40 था, 40/2 कर देते हैं, 20 किलोवाट कर देते हैं, ठीक है। ये लोड घटा दिया, यही तो लोड था यार, यही तो लोड था। अरे यार जितना आपका आउटपुट आता है उसी से तो कोई काम होता है और उसी काम को हम लोड कहते हैं। पहले जो काम हो रहा था वो 40 किलोवाट का काम हो रहा था, उसका आधा कर देना है क्योंकि लोड को 50% करने के लिए बोला है। कंफ्यूज मत हो जाना कि ब्रेक पावर को लोड, ब्रेक पावर को लोड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ब्रेक पावर हो गया। एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है एट 50%, तो हमारे पास ब्रेक पावर के साथ साथ इंडिकेटेड पावर भी होना चाहिए एट द लोड रेट ऑफ द 50%, ठीक है। एक चीज, एक क्लू हमको दिया गया है। क्लू क्या दिया गया है कि जो आपका इनिशियल इंडिकेटेड पावर है एट 100% ऑफ रेटेड लोड,
वो कितना है 50 है। तो यहाँ से फ्रिक्शन पावर आप निकाल सकते हो। फ्रिक्शन पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर 50, ब्रेक पावर 40 इनिशियली, तो 10 हो गया, 10 किलोवाट। ये यहाँ पे कह रहे हैं आप लोड घटाओ बढ़ाओ, पर ये जो फ्रिक्शन पावर है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ना पड़े कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमको यहाँ से ब्रेक पावर मिल गया 50%, यहाँ से इंडिकेटेड पावर हम फाइंड आउट करेंगे तो ब्रेक पावर 20 प्लस 10 आपका क्या फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इंडिकेटेड पावर हो गया 30 किलोवाट। तो यहाँ पे ब्रेक पावर एट द रेट ऑफ 50% ऑफ लोड इज 20 एंड इंडिकेटेड पावर एट द रेट ऑफ 50% ऑफ लोड इज 30। यहाँ से वैल्यू मिल गई हमको 2/3, दैट इज इक्वल टू अराउंड हो जाएगा ये 65%। क्वेश्चन नंबर 232 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लिंक और रोटेटरी ज्वाइंट्स दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता है, जब ग्रेगोर क्राइटेरिया आप सब्स्टिट्यूट करते हो F इक्वल टू आ जाता है 3n माइनस 1 माइनस 2j माइनस h हायर पेयर कुछ भी नहीं है, 0 हो गया। यहाँ पे वैल्यूज आपको दिया गया है, 8 लिंक दिया गया है, यहाँ पे -2 आपको ये कितना दिया गया है ज्वाइंट, दैट इज 10। ठीक है, तो वेरी सिंपल इज दैट इज 721 माइनस 20 इक्वल टू 1। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन स्प्रिंग मास सिस्टम। मास आपको दिया गया है, स्टिफनेस आपको दिया गया है और रिलेशंस दिया गया है बेसिकली 90% ऑफ ओरिजिनल। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द डैम्पर, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो आपको पता है कि जो डैम्पिंग फैक्टर होता है, डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल। वेरी सिंपल। एक और आपको ये रिलेशन भी याद है, WD इज इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पे, दैट इज 0.9 WN। WD इज इक्वल टू होता है WN इन ब्रैकेट 1 माइनस साई स्क्वायर। वेरी सिंपल, सारे रिलेशंस दिए गए हैं, आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे क्योंकि ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। WN सिंपल फॉर्मूला है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √1 माइनस साई स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो 0.9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साई का स्क्वायर। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ से साई इक्वल टू वैल्यू पता चल जाएगी 0.4359। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता चल गई। अब ये भी पता है आपको कि साइज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक्चुअल डैम्पिंग डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल डैम्पिंग, या इसको हम C माइनस CC लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज C इज इक्वल टू साइज इंटू CC। वेरी सिंपल, C इज इक्वल टू साई की वैल्यू आपको पता है, साइज इक्वल टू 0.4359। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, CC फाइंड आउट करना है। CC इसके इक्वल टू क्या दिया गया रहता है, आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज 2√ms मास स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 2 कर देते हैं, मास दिया गया है 1, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है मास दिया गया है 0.1, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया है 1 किलोवाट। तो ये किलो है, तो यहाँ पे 10⁻³ कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा, ये 100 से बाहर आ जाएगा 20, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20। तो C इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8.7, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। तो मतलब CC करते करते ही C आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A speed of the engine varies from 20 radian to 190 radian during the cycle. Change the kinetic energy is found is 400 Newton meter. The inertia of the flywheel is equal to, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज डेल्टा ई, आप सभी को पता है 1/2I, ये I है। ठीक है, जो इनर्शिया हमसे पूछ रहा है वही वाली बात है, ये ω1² माइनस ω2²। वेरी सिंपल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। डेल्टा आपको दिया गया है, डेल्टा ई की वैल्यू आपको दिया गया है 1/2, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई बात नहीं, ये 800 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 210 का स्क्वायर 190 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इस तरीके से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 800, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई ये आपको वैल्यू पता ही है कितना है, दैट इज 210 का स्क्वायर माइनस 190 का स्क्वायर। अब इसमें कैल्सी लगाने की जरूरत नहीं है, A² माइनस B² को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस B, A माइनस B, ये वाला यहाँ पे लगा देना। कैसे लगाना मैं बता देता हूँ, पूरा लगा के नहीं बताऊंगा। ये वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस 10 का स्क्वायर, यही तो दिया गया, इसको हमने लिख दिया माइनस, ये A की वैल्यू हो गई
बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये फॉर्मूला लगा देना, एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी, ठीक है। तो 200 प्लस 10 प्लस 200 और माइनस 10 हो जाएगा, तो 200 से 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में 200 प्लस 10 माइनस 200 प्लस 10 ये हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, 200 कैंसिल। मतलब इस तरीके से आपको आई की वैल्यू वेरी सिंपल कितना मिल जाएगी 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आसान सा क्वेश्चन था, कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ पी एक्ट ऑन द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ दिया है, स्पैन दिया है उसका एल। तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं, ये भी ये हमारा एक मान लो ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, मैं सीधा रिएक्शन लिखने लग गया थोड़ा जल्दी के चक्कर में, ठीक है। इसका पूरे का लेंथ आपको दे रखा है एल, ठीक है। मान लीजिए लेफ्ट साइड से यहाँ पे हम पी लोड लगा देते हैं और ये जो लेंथ है ये दे रखा है L/3। अब आपसे पूछा गया है द बेंडिंग मूवमेंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिएक्शन आपको पता है, दो फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे स्टैटिक, एक होता है RA प्लस RB, जो जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं कर रहा हूँ, जिनको आता है वो तो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे। दूसरा बेंडिंग मूवमेंट को बैलेंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे RA रिएक्शन है, RA मान लेते हैं, RB इसी टर्म्स में मैं पहले लिख रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट के अगेंस्ट में हम मूवमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। एक को पॉजिटिव लेना है तो एक को नेगेटिव लेना है, आप जैसे मर्जी वैसे ले लो। जो लोड है उसके साइड मूव करके आप खड़े हो जाओ, जहाँ पे जिस भी पॉइंट, मान लो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं तो ये लोड का फाइंड आउट करना है, तो इसकी एरो जिधर है, जिसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में माउथ करके खड़े हो जाएं। राइट साइड अगर आपका ये पॉइंट आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड आपका पॉइंट आ रहा है तो निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये मूवमेंट लेने का एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप कैसे भी ले सकते हो। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ के ले सकते हो, लेफ्ट राइट समझ के ले सकते हो, जैसे लेना चाहो आप वैसे ले लो, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RA, चूंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, डिस्टेंस कितनी है 0 है, मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले क्या है, हम मैंने पहले का इधर मूव करके खड़े हो जाओगे आप, तो ये राइट में पड़ेगा तो पॉजिटिव ले लेते हैं, या फिर इसको ऐसे समझ लो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लिया हमने, तो पॉजिटिव ले लेते हैं P × L/3, ठीक है। दूसरा क्या है, इधर मूव करके खड़े होंगे तो हमारा पॉइंट किधर लेफ्ट में आएगा, इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया, तो नेगेटिव L लेंथ है और RB हमने 0 ले लिया। वेरी सिंपल। यहाँ से RB की वैल्यू क्या हो जाएगी, RB इधर हो जाएगा तो ये पूरा इधर चला जाएगा, L से L कट जाएगा तो ये P/3 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू P है तो ये हो जाएगा 2P/3 और ये हो गया P/3। वेरी सिंपल, ये लोड आपको पता चल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मूवमेंट। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है, तो ठीक है कर देते हैं भाई। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसके अगेंस्ट में फाइंड आउट करना है। देखो ये हमारी क्रॉस सेक्शन है, ये लोड ऊपर को पुश कर रहा है, ये क्या हो गया बता, सैगिंग वाला हो गया ना, तो ये सैगिंग हो गया, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो कितनी हो जाएगी 2π/3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये L/3, तो ये हो जाएगा आपका 2PL/9। सिंपल इज दैट। चाहे आप इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से किधर भी लोगे आप कोई प्रॉब्लम। इधर का भी लोगे तो ये कितना है, ये लोड है आपका P/3, ये लेंथ कितना हो जाएगी 2L/3 हो जाएगी, तो अगेन वही आ जाएगा 2PL/9 आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन द प्लेन स्ट्रेसेस इज गिवन टू यू, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू हो जाता है 100 - 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ थिन सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस इज 500 mm एंड थिकनेस इज गिवन टू यू, सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर 5 MPa। द एवरेज सर्कमफ्रेंशियल या फिर हुप स्ट्रेस हम जिसे कहते हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हुप स्ट्रेस PD/2T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया है आपको वैल्यू 5 मल्टीप्लाई, आप चूंकि यहाँ पे किस में पूछा गया है, मेगा पास्कल में ही पूछा गया है तो ये मेगा पास्कल में ही दिया है,
तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रेडियस आपको दिया गया है 500 mm, तो इसको हम डायमीटर लिखना है हमको, तो 500 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। mm को चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 10, तो mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 250, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वेरी सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड। जो क्वेश्चन नंबर 264 है, अ सेल ऑफ द 100 mm डायमीटर and the 100 mm height with the corner of radius 4.4 mm is to be produced by the cup drawing, ठीक है। the required blank diameter is, इसका फॉर्मूला भी होता है कि अगर जो आपका डायमीटर दिया गया है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 20 आर के, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, द ब्लैंक डायमीटर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 4dh। अब ये आया कहाँ से, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैंक सीट है, ठीक है, एक ब्लैंक सीट है, मान लेते हैं अभी के लिए इसका डायमीटर जो हमने d लिया है वही वाला डायमीटर है, तो ये d डायमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पंच है, पंच का डायमीटर भी हमको दिया गया है, तो ये हो गया हमारे पंच का डायमीटर, दैट इज़ 100, और ये भी हो गया 100। अभी के लिए हम इन जनरल मान लेते हैं ये d है, ये d है, क्योंकि दोनों को dd दिया गया है, ठीक है। या फिर ये हाइट है तो इसको हम h ले लेते हैं, ठीक है, हालांकि इसमें हाइट और d डायमीटर दोनों सेम दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो आप देखो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगी, और इसी पंच से हम बना रहे हैं, तो जो फाइनल ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यही कन्वर्ट होगी किसमें, कप में कन्वर्ट होगी, और ये किसके बराबर होगी, इस पंच के सरफेस एरिया के। मतलब हम ये कह सकते हैं ना यहाँ पे कि π/4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 स्मॉल डी स्क्वायर, ये वाला डायमीटर प्लस ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, और एक साइड से तो ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये वाली एरिया कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी πdh होती है, ठीक है, dh होती है, हालांकि यहाँ पे d और h दोनों बराबर हैं। या फिर ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाता है, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, डी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 4 है, डी की वैल्यू और एच की वैल्यू सेम है, 100 स्क्वायर यहाँ भी हो गया, तो 100 बाहर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू ये 100 बाहर हो गया, √5 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, जब इसको सॉल्व करोगे तो 224 के आसपास आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ स्टैंडर्ड मशीन टूल एंड द ऑटोमेटिक मशीन टूल। अब यहाँ पे दुनिया भर की कहानी लिख रखा है, पूरी कहानी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्रेक इवन प्रोडक्ट पूछा गया है आपसे। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। कह रहे हैं दो मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक मैनुअल मशीन है। दोनों मशीन को किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का एक कास्ट होगा डेफिनेटली। ब्रेक इवन प्रोडक्ट का मतलब कि वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जहां तक अगर दोनों मशीन से बनाया जाए तो जो प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो दोनों मशीन से इक्वल आए। मतलब इन शॉर्ट ब्रेक इवन में कह रहे हैं ना प्रॉफिट ना लॉस हो। तो एक ऐसी प्रोडक्ट क्वांटिटी जहां पे आप चाहे ऑटोमेटिक से बना रहे हैं चाहे आप मैनुअल से बना रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां के बाद आप ऑटोमेटिक से बनाओगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि वो मशीन ऑटोमेटिक है, और वहां से कम अगर ऑटोमेटिक से बनाओगे तो आपको नुकसान होगा। तो वो आपको ब्रेक इवन प्रोडक्ट साइज फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि ब्रेक इवन साइज की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो सेम आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम निकालेंगे कैसे, यहां पे दिया गया है, कह रहा है कि आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है 30 है, आपकी जो यहाँ पे जो 20 है सेटअप कॉस्ट हो गई, फिर मशीनिंग टाइम कितना है 20 है, और टोटल जो टाइम मिल जाएगा उसके हिसाब से अगर उसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मशीन को कितना टाइम हम यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है वो हमको पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट दिया है 200 पर आवर मशीन को यूज करने का कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट सेम करते चलना है क्योंकि यहाँ पे आवर में दिया है तो हम सबको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले मशीन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो MC1 फाइंड आउट कर रहे हैं हम। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60 हमने फाइंड आउट कर लिया। प्लस एक चीज और मान लेते हैं कि लॉट साइज जो होगी, जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो लॉट साइज है, लॉट साइज ये हम ले लेते हैं X। ठीक है, तो
एक प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में मशीन को लगता है 22 मिनट। हमने कितना साइज बनाना है, एक्स साइज, तो इतना लग जाएगा। और इसको भी हमको आवर में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि मिनट में दिया गया है। तो ये जो मैनुअल मशीन है टोटल इतना टाइम उसको लग रहा है एक्स साइज का लॉट बनाने में, और जो कि ब्रेक इवन प्रोडक्शन की बैच साइज है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगी, तो पर आवर की जो कॉस्ट आपको दिया गया है दैट इज 200। तो टोटल आवर मल्टीप्लाई 200, ये आपको पता चल गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ऑटोमेटिक मशीन या मशीन 2, पहले दिया है आपको 2 आवर प्लस 5 मिनट दिया गया है आपको, केवल 5 मिनट लगता है। ऑटोमेटिक मशीन है तो कम टाइम लगेगा, तो 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 60। मगर इस मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, महंगी मशीन खरीद के लाओ भाई ना, तो 800 हो गया इक्वेशन नंबर 2। ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, कर पाओगे आप, मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगा, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो जल्दी करेंगे अगर थोड़ा तो चलो कर देता हूँ, नहीं तो अब बहुत जल्दी में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये 20x है, मल्टीप्लाई है ये डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखोगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाई 60। वेरी सिंपल, 60 60 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 22x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 इंटू 60 प्लस 20x। वेरी सिंपल, 22 20x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6, तो हो जाएगा ये 48 और माइनस इधर का 30, तो ये टोटल हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 225। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये ना। क्वेश्चन नंबर 268 है, इन द टाइम स्टडी एक्सरसाइज the time observation of the activities was 54 seconds. The operator had the performance rating is 120. ये भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है आपका। The personal time allowances is 10% is given. The standard time for activities is, ठीक है, आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड टाइम, ST में लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू होता है नॉर्मल टाइम मल्टीप्लाई अलाउंसेस फैक्टर। ठीक है, अलाउंसेस फैक्टर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल टाइम मल्टीप्लाई अलाउंसेस फैक्टर को लिख सकते हैं दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस अलाउंसेस गिवन टू। तो अलाउंसेस इन परसेंटेज कितना दिया गया है 10, हम लिख लेते हैं, वैल्यू लिखते चलते हैं साथ में। पर यहाँ पे हमको ये जो नॉर्मल टाइम है ये हमको नहीं पता है, नॉर्मल टाइम हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू होता है बेसिक टाइम या फिर ऑब्जर्वेशन टाइम, जो भी दिया गया है, कितना दिया गया है 54 मल्टीप्लाई रेटिंग फैक्टर कितना दिया गया है आपको 120 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 64.8। ये नॉर्मल टाइम आपको मिल गया। नॉर्मल टाइम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 64.8 मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 90। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 71.99 या अप्रोक्सीमेट टू 72। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन अ गैस इनिशियली, ये आपको दिया गया है, दो चीज़ें, दोनों इनिशियल कंडीशन दिया गया है। इट इज़ द एक्सपेंड क्वाइसी स्टैटिकली, मतलब आइसो आप कह सकते हो रिवर्सिबल है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हमें इसको कह सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम भी आपको दिया गया है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है पी डेल्टा वी, डीबी को हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, इक्वल टू होता है एनआरटी एलएन वी फाइनल वी इनिशियल, ये फार्मूला होता है। एनआरटी हमको नहीं पता है, टेम्परेचर नहीं पता है, आप फाइंड आउट करना चाहो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के कर सकते हो, बट क्या जरूरत है, हमको पीवी दिया तो हम पीवी लिख लेते हैं। तो वैल्यू दिया गया हमको, कितना दिया गया है, ये 0.8 मल्टीप्लाई मेगा पास्कल 10 टू द पावर 6, पीवी 0.015 एलएन, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 0.03 दिया गया है, 0.5 मतलब ln2 के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल इज दैट।
यहाँ पे आपको वैल्यू किस में पूछा गया है, किलो जूल में पूछा गया है। किलो जूल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो 3 को हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 10⁻³ इक्वल टू 0.015 किलो जूल। ये आपको वैल्यू पता चल गई, ठीक है। और ये 0.8 है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे वेरी सिंपल, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 8.32 किलो जूल, ठीक है। ये 10⁻6 में से एक को तो हमने किलो में रख लिया, 10⁻3 को, और 10⁻3 को एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन रिवर्सिबल हीट इंजन एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सोर्स, कितना दिया गया है आपको, दैट इज 100 किलोवाट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। रिजेक्ट कितना कर रहा है, 50। इंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन इज ड्राइव टू द रिवर्सिबल हीट पंप ड्राइव कर रहे हैं। मतलब सिंपल कुछ इस तरीके से डायग्राम आप ड्रॉ करना चाहो तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ से 100 गया, यहाँ पे चला गया 50 बचा, तो 50 ये जो वर्क है 50 आप कह सकते हो एक पंप को चलाने में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक हम पंप भी चला रहे हैं। ये पंप रिवर्सिबल है, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया गया है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। 290 दिया गया है, 17 दिया गया है, 290 हो जाएगा, 75 दिया गया है, 348 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एट विच द हीट पंप डिलीवर हीट टू द हाई टेम्परेचर, द रेट, मतलब ये वाली वैल्यू पूछी गई है। सपोज कर लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, तो आपसे Q1 की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर हमको कहीं से इसका COP पता रहे तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि ये रिवर्सिबल है तो COP टेम्परेचर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, T1 - T2 लिख सकते हैं। 348 डिवाइडेड बाई 348 माइनस 290 इक्वल टू आ जाएगा 6। COP पता होगी हमको, COP 6 है, इज इक्वल टू हमको पता है जो डिजायर इफेक्ट होता है, डिजायर इफेक्ट हीट पंप में क्या है, Q1 है, यही आपसे पूछा गया है। डिवाइडेड बाय वर्क होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q1 6 मल्टीप्लाई ये कितना दिया गया, 30 नहीं है 50 है, ठीक है। 50 है तो ये हो जाएगा आपका 300, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन 281 है, अ पंप हैंडलिंग द लिक्विड राइज इट्स प्रेशर फ्रॉम 1 to 30 बार। आपसे कहा गया है कि आप बताइए कि इसका आइसेंट्रोपिक स्पेसिफिक वर्क क्या होगा पंप का, दैट इज इन किलो जूल पर केजी। डेंसिटी आपको दिया गया है, हम सभी को पता है W इक्वल टू क्या होता है, VdP होता है। क्योंकि यहाँ पे आपसे स्पेसिफिक पूछा गया है तो डेल्टा P बाई रो हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो डेल्टा P की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, दैट इज 30 - 1, तो 29 हो जाएगा। ये भी वैल्यू आपको दिया गया है, दैट इज 990, तो दैट इज इक्वल टू, ये ध्यान देना बार में दिया गया है तो 10⁵ हो जाएगा। और यहाँ से आपसे किलो जूल में पूछा गया है, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं 99, तो 999 ये हो जाएगा आपका किलो जूल पर केजी, तो आंसर हो जाएगा आपका D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट द रेफ्रिजरेंट लीव द इवापोरेटर, मतलब कंप्रेसर का इनपुट, एंड कंडेंसर का आउटपुट, मतलब इवापोरेटर का इनपुट। तो इवापोरेटर का आउटपुट दिया है, इवापोरेटर का इनपुट दिया है, दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, बेसिकली कूलिंग लोड होता है। तो कूलिंग लोड 195 डिवाइडेड बाई 65 130। बहुत ही आसान सवाल था ये, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं द स्टीम कंडेंसर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टीम इज गिवन टू यू एंड एयर इज आल्सो गिवन टू यू। आपसे पूछा है कंडेंसर प्रेशर, डाल्टन लॉ हमको पता है, टोटल प्रेशर PT इक्वल टू होता है P1 P2 प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पे एयर है और क्या है, स्टीम है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे A। और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर यहाँ तक आए हैं तो बिना लाइक करने नहीं जाना है, वीडियो पसंद आए तो औरों के साथ शेयर करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।